स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन द एलिमेंट। तो ये एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके लिए जो साइड में जो आपको डायग्राम दिया गया है, फिगर दी गई है, वो एक्चुअली एक कार्बन एटम की एक एग्जांपल के तौर पर वो एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। उसके अंदर आप सेंटर में देख सकते हैं 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है। जो प्रोटॉन्स है वो ब्लू कलर के हैं और जो न्यूट्रॉन्स है वो ऑरेंज कलर के दिखे गए। अभी इसमें आप सोचेंगे और पूछेंगे कि इसके अंदर तो सिर्फ 4 प्रोटॉन ही दिख रहे हैं और जो न्यूट्रॉन्स है वो सिर्फ 5 है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस 3D शेप में दिया गया है, यानी कि जो नहीं दिख रहे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पीछे की तरफ है। ओके, अभी हम समझते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नेम्ड प्रोटॉन्स, जिसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स नेम्ड न्यूट्रॉन्स, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। यानी कि जो ये कार्बन एटम्स साइड में दिखाया गया है उसके बीच वाला जो हिस्सा है सेंट्रल एरिया, उसे हम न्यूक्लियस नाम दिया हुआ है हमने, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रल पार्टिकल्स, यानी कि जिसके जो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, उस तरह के जो पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन्स, वो वहाँ बीच में रहते हैं। अभी द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। यहाँ पे दोनों के मास की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही रहते हैं। ठीक है, अभी सम ऑफ द मासेस of protons and neutrons in the given nucleus is called atomic mass A of the atom। यानी कि जो प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का जो मास हो है उसका जो सम ऑफ करते हैं, एडिशन करते हैं और जो नंबर्स मिलता है उसे उस एटम का एटॉमिक मास बोला जाता है, जिसे हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। Whereas negative charge particle named electrons revolve on circular path, जिसे हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं या शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस, यानी कि वो न्यूक्लियस के आसपास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसे इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, वो रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, वो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, जिसके अंदर माइनस साइन भी की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, the mass of negative charge particles electrons is negligible compared to mass of positive charge particle proton and neutral particles neutrons। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके मास की बात करें तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल, यानी कि ना के बराबर होता है। किसके कंपैरिजन में? तो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के मास के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है number of protons and number of electrons are equal in the atoms, and this number of protons or number of electrons is called atomic number, जिसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये जो न्यूक्लियस हमने बोला सेंट्रल एरिया, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं वो, या फिर चाहे मान लो कि उसके आसपास जो रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके नंबर्स, वो दोनों एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, और उसे एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट बोला जाता है, और उसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज एज फॉलो। यानी कि जिसके सेंट्रल एरिया न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, ऐसा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। उसके बाद अगर जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है उसका नाम है हीलियम। वैसे ही आगे तीसरा है लिथियम, फिर फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, सिक्स्थ कार्बन, सेवन्थ नाइट्रोजन, एट्थ ऑक्सीजन, नाइन्थ फ्लोरीन, 10th नियॉन, 11th सोडियम, 12th मैग्नीशियम, 13th एल्यूमिनियम, 14th सिलिकॉन, 15th phosphorus, 16th sulfur, 17th chlorine
एंड 18th है आर्गॉन। ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक 3D डायग्राम दिया गया है जो एटम का ही मॉडल है। यानी कि यहाँ पे आप एक बात सीख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास, वो ज़रूरी नहीं कि वो 2D शेप में ही एक ही ऑर्बिट पे घुमा करते हैं, वो ऐसे 3D में हो सकते हैं जैसे ये फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, अभी एनर्जी लेवल्स, देर आर 4 एनर्जी लेवल्स जिसे हम सेल्स भी कहते हैं या ऑर्बिट्स भी कहते हैं, जो साइड में डायग्राम में दिखाई गई है। तो यहाँ पे समझते हैं, बीच में जो न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन रहता है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहली ऑर्बिट में आसपास घूमता रहता है उसे हम कैपिटल के कहते हैं, के शेल, और उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी ऑर्बिट है उसे हम कैपिटल एल शेल के नाम से जानते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। उसके बाद वाली तीसरी जो ऑर्बिट है जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट वाली जो 4th ऑर्बिट है उसे हम कैपिटल एन कहते हैं, एन शेल, जिसके अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अभी ये याद कैसे रखना है, तो ये जो चारों एनर्जी लेवल्स है, तो ईच ऑर्बिट यानी कि ईच एनर्जी शेल कैन कंसिस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2n⁻²। ये कैसे, तो हमने साइड में देखा जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसे n=1 बोला जाएगा, और इट इज़ नोन एज के शेल एंड इट कैन कंसिस्ट 2। अभी ऊपर वाला जो फॉर्मूला है 2n⁻², उसमें n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो 2 ब्रैकेट में 1⁻², यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 ज़ा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फर्स्ट एनर्जी सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अभी सेकंड सेल की बात करें, यानी कि एल शेल, तो उसके अंदर यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2n⁻², तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि सेकंड नंबर की ऑर्बिट है, तो 2⁻² यानी 4 एंड 4 2 ज़ा 8, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो n=3, थर्ड ऑर्बिट यानी कैपिटल एम शेल। ओके, तो उसके अंदर 2n⁻² के हिसाब से n की वैल्यू हम रखेंगे 3, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, यानी कि वहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। फोर्थ ऑर्बिट है उसे हम कैपिटल एन शेल कहकर बुलाते हैं, और उसके अंदर 2n⁻², यानी कि n=4, फोर्थ ऑर्बिट का 4:2 यानी कि 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम उसके अंदर कंसिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, अभी इसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम हाइड्रोजन एटम का अभ्यास करेंगे। उसके अंदर जो साइड में डायग्राम दिखाया गया है वो हाइड्रोजन का है। तो आप देख सकते हो जो एलिमेंट हाइड्रोजन है उसका एटम जो है उसके सेंट्रल एरिया यानी कि न्यूक्लियस में आप सिर्फ एक प्रोटॉन ही देख सकते हो। जो न्यूट्रॉन ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो वहाँ है ही नहीं, यानी कि न्यूट्रॉन ज़ीरो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ ज़ीरो। और आसपास फर्स्ट ऑर्बिट में जो घूम रहा है नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, वो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, वो भी नंबर में सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो है ये हाइड्रोजन के अंदर के एल एम शेल का जो अरेंजमेंट है उस तरह से देखें तो वो होता है 1,0,0, यानी कि पहली ऑर्बिट है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी और तीसरी में कुछ है ही नहीं। ठीक है, यानी कि अब आती है बात हीलियम एटम की, तो वो आप देख सकते हो हीलियम के सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में
दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, और उसकी पहली ऑर्बिट यानी कि के शेल के अंदर हम दो इलेक्ट्रॉन घूमते देख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस 2, number of electrons in first shell 2, and electronic configuration of helium according to KLM arrangement हम लिख सकते हैं 2,0,0 यानी कि पहली ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद कोई ऑर्बिट है ही नहीं। ठीक है, अभी तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम एटम। तो जैसे कि दिखाया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 4, जो सही तरह से यहाँ 3 डायग्राम में दिखाया गया है। येलो कलर का जो न्यूट्रॉन्स है वो नंबर्स में 4 है, और प्रोटॉन जो रेड कलर का दिखाया गया है वो 3 है। और यहाँ पे दो ऑर्बिट्स दिखाई गई है, के और एल। जो फर्स्ट ऑर्बिट है के, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने आगे पढ़ा कि पहली ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, तो जो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी ऑर्बिट में अरेंज हुआ है। ठीक है, जिसे हम कैपिटल एल शेल कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम अकॉर्डिंग टू KLM अरेंजमेंट क्या हुआ, 2,1,0। अभी हम पढ़ते हैं वैलेंसी। तो ये वैलेंसी क्या होती है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैसे इलेक्ट्रॉन की जो दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसके लिए काम में आते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्डिंग करते हैं या केमिकली रिएक्शन देते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू लूज और गेन दिस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट ऑर्बिट या ऑर्बिटल ऑफ द एटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एटम। तो दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्ट करने के लिए, केमिकली रिएक्ट करने के लिए जो कोई भी एटम की टेंडेंसी होती है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो ये टेंडेंसी जो होती है उसे वैलेंसी ऑफ द एटम बोला जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्बिट स्लैश ऑर्बिटर। तो अभी जो ऑर्बिट है वो और ऑर्बिटर, उसमें फ़र्क होता है। तो ये ऑर्बिटल क्या होता है? तो ऑर्बिटल जो होता है वो ऑर्बिट के अंदर ऐसी स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की जो पॉसिबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। वो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 2 and it is the first orbit K, then its valency is 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेल में हमने देखा फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अगर वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, ऐसा माना जाता है। और जो भी ऑर्बिट या ऑर्बिटल कंप्लीट होती है तो वो दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि वैलेंसी उसकी 0 रहती है, बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीट। इसका एग्जाम्पल है हीलियम। ठीक है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8 एंड इट इज सेकंड ऑर्बिट कैपिटल एल, देन इट्स वैलेंसी इज 0। क्यों? हमने देखा कि दूसरी ऑर्बिट जो है कैपिटल एल शेल, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 8। अगर 8 कंप्लीट हो जाए यानी कि उसमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो शेल कंप्लीट है, यानी कि उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 0। और इसका एग्जांपल है नियॉन। अभी नेक्स्ट वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट या ऑर्बिटल अगर 1 है, 2 है या 3 है, यानी कि
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तो तीन इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी टेंडेंसी यानी कि देन द एटम टेंड्स टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, वो उसका नेचर क्या होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और खुद पॉजिटिव बन जाएगा। कब? जब वो केमिकली रिएक्ट करेगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ। और वो पॉजिटिव है क्यों बनता है? क्योंकि उस टाइम अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो हमें पता है कि जनरली क्या होता है, सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ऑर्बिट्स में होते हैं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कम हो गए और प्रोटॉन के तो वही के वही रहे, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स के नंबर बढ़ गए, इसी वजह से वो पॉजिटिव बन जाता है। उसके एग्जाम्पल है लिथियम, तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर क्या है 3, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2,1,0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट जो सेकंड ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1। सो उसकी वैलेंसी वो क्या, उसका नेचर क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे लूज कर देगा और अपनी आउटर मोस्ट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट है उसे कंप्लीट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन से, यानी कि उसकी वैलेंसी हो गई +1। दूसरा एग्जाम्पल है बेरिलियम, तो उसका एटॉमिक नंबर है 4। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा 2,2,0, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी भी टेंडेंसी क्या होगी, उसका नेचर वही होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और उसकी फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसके अंदर कंप्लीट फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश करेगा। और वैसे यहाँ पे उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +2, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को पॉजिटिव बनाने की सोचेगा। थर्ड एलिमेंट है बोरॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 5 और उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है 2,3,0। इसमें भी वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड ऑर्बिट में वो लूज करेगा और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट कर देगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से वो अपनी फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट करेगा और खुद पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि उसकी वैलेंसी है +3। अभी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट या ऑर्बिटल या 5 है या 6 है या 7 है, तो जो एटम है वो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सोचेगा और वो खुद नेगेटिव बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं कंपेयर टू प्रोटॉन्स, यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हमने आगे भी पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में जितने होते हैं उतने ही आसपास की ऑर्बिटल्स में या ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ तो वो बाहर से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स अभी गेन करने की सोच रहा है, तो प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है, यानी कि वो खुद कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद नेगेटिव बन जाएगा जब वो किसी एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तब। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,5,0 और उस वजह से उसकी वैलेंसी है वो बोली जाएगी -3। क्यों? क्योंकि वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि सेकंड ऑर्बिट कैपिटल L कंप्लीट करने की सोचेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। अगर उसे उसकी सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट करनी है तो वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उसकी सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के नंबर 8 हो जाए और वो कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो हमेशा किसी और एलिमेंट के एटम्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने की सोचेगा और नेगेटिव बनेगा। फिर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
उसके एटॉमिक नंबर 8 के हिसाब से क्या होना चाहिए, 2, 6, 0। तो उसकी आउटर मोस्ट सेकंड ऑर्बिट जो है उसके अंदर अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है टोटल। तो इसके अंदर अभी कितने कम हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो वो कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसे कंप्लीट करने का ट्राई करेगा, यानी कि उसकी वैलेंसी हो गई -2। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 7, 0। सो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और अगर उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि एल शेल को कंप्लीट करना है तो उसके अंदर अभी और 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो 8 इलेक्ट्रॉन बना दे और अपनी सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट कर दे। तो वो ट्राई करेगा कि किसी एलिमेंट के एटम से रिएक्ट करके वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करें, यानी कि उसकी वैलेंसी हो गई -1। अभी वो केमिकली रिएक्ट करता है तो वो कैसे रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 2 जो एटम्स है वो कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो एक मॉलिक्यूल जो बनाता है उसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 7। तो उसकी आउटर मोस्ट यानी कि एम शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और उसे वो कंप्लीट करने लगे और अभी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ जो ऑर्बिटल है उसे कंप्लीट करने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि क्लोरीन का नेचर हो जाएगा कि वो कोई भी जगह से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके केमिकली रिएक्शन दे। और सोडियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है Z = 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 1, यानी कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। और हमने आगे पढ़ा कि अगर आउटर मोस्ट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा उसका नेचर क्या रहेगा, वो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सोचेगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की टेंडेंसी क्या है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो खुद पॉजिटिव बनने की सोचेगा। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि सोडियम का जो एटम है वो क्लोरीन के एटम के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो उसकी सोडियम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है जो येलो कलर का दिखाया गया है, और क्लोरीन जो साइड में दिखाया गया है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपनी आउटर मोस्ट सेकंड ऑर्बिट है उसे कंप्लीट करने की सोचेगा, और क्लोरीन है वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 1 ऐड करके उसे 8 बना के कंप्लीट करने की सोचेगा। इस तरह से जब वो जुड़ जाते केमिकली रिएक्ट करते तब जो सोडियम पहले था वो चेंज होकर Na+ बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और प्रोटॉन्स के नंबर्स ज़्यादा हो गए। और क्लोरीन जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब उसके एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और उसकी कंपैरिजन में प्रोटॉन 1 कम रहेगा, इसलिए वो नेगेटिव आयन बनाता है। अभी आपने सीखा कि केमिकली कोई भी 2 एटम है वो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स यानी कि जो एटम्स है वो किस तरह से कितने डिफरेंट टाइप से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।